परिचय। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है कि ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत में यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनावों का अंतर समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्सों में हम इस पैमाने के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीमा निर्धारण के चुनावों के परिणामों की घोषणा तक नज़र डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। अध्याय में आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका पर विचार करेंगे। चुनाव क्यों? हरियाणा के विधानसभा चुनाव। आधी रात के बाद का समय उत्सुक भीड़ शहर चौराहों के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात को करनाल में भाषण देने वाले 36 वर्ष के इस नेता का आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होकर 11 बजे तक चलता है। आज सुबह उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया। पिछले 23 महीनों में वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। न्याय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी देवीलाल ने नेतृत्व किया। लोकदल नाम की अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार की पहला काम होगा। क्या अधिकांश नेता अपने चुनावी वायदों को पूरा करते हैं? लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टी को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले 60 सीटें मिली और उनसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ में तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्काल सरकार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया कि छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। खुद करें और खुद सीखें। क्या आपको मालूम है कि आपके राज्य में विधानसभा में पिछले चुनाव कब हुए? आपके इलाके में पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से चुनाव हुए? इन चुनावों का स्तर, राष्ट्रीय विधानसभा, पंचायत वगैरह, उनके होने का समय और उसमें आपके क्षेत्र में चुने गए व्यक्ति के पद, सांसद, विधायक और पार्षद वगैरह भी दर्ज करें। जगदीप और नवप्रीत ने
इस कथा को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष सही और कौन गलत, या फिर इस कथा में दी गई सूचनाओं के आधार पर सही गलत का फैसला नहीं हो सकता? चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। राज्यपाल ने देवीलाल के भाषण से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट देते हैं। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली। अपनी पार्टी के चुनाव हारने से कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं थी। चुनावों की ज़रूरत क्यों है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं, पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसे हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर चीज़ के पास हर मामले में फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करें कि लोगों का उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करें कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज़ को व्यवस्था कैसे कर पाएंगे जो प्रतिनिधि लोगों की पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने का ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों जरूरी है, पर गैर लोकतंत्र देशों के शासन को भी चुनाव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? चुनाव कई तरह से हो सकता है। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाना है? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की है। हमने वहाँ अनेक देश के चुनाव के उदाहरण दिए जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर किए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिसे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। ये शर्तें बहुत आसान है, सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता। यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचित क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच
प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं हो तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छा चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता के कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैसलों की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का यह दाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी इलाकों में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है तथा ये सभी नेता लोग की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीतिक में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपनी कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़कर जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थिति में मेल न बैठे। ऐसे में हम इस वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसे व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वाले को दंड मिले। इस पुरस्कार का दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा साधा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है कि नियमित चुनाव मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दा को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकेंगे। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई है तो उन्हें उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार का काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कि कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में अपने मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोग की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ दिए गए 2 कार्टूनों को ध्यान से देखें। प्रत्येक कार्टून क्या संदेश देते हैं, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि इनमें से कौन सा कार्टून आपके अपने इलाके की असलियत के करीब है। मतदाता और उम्मीदवार के संबंधों के चुनाव का असर बताने वाला एक कार्टून खुद बनाएं। मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, मेरे पास वोट है। प्रॉमिस। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में किस तरह चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है। फिर भी सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे।
चुनाव क्षेत्र। आपने पढ़ा कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है कि आपने सोचा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा हर एक व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम। आइए ध्यान में थोड़ा ये पढ़ लेते हैं क्या है। गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र का दिया हुआ है। कर्नाटक गुलबर्गा जो कालीबुर्गा जिला का यहाँ का संसदीय क्षेत्र का है। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र की सीमा और गुलबर्गा कलाबुर्गी जिले की सीमा के अंतर क्यों है? आप अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसा नक्शा बनाए। गुलबर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। विधानसभा के कितने क्षेत्र है? क्या आपके लोकसभा क्षेत्र है विधानसभा की इतनी सीटें हैं? गुलबर्गा का यहाँ चित्र है कर्नाटक का। देखिए गुलबर्गा यहाँ क्या क्या 39 है, गुरमीतकल में है, 41 सेडम में है, 40 चिंतापुरा में है, 35 जेवरंगी में है, 34 अफजलपुरा में है, गुलबर्गा दक्षिण, गुलबर्गा उत्तर और गुलबर्गा ग्रामीण SC। होता ऐसा नहीं होता। अपने देश में हमें विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के देश में 543 निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि चुनाव के क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र है। प्रत्येक वार्डों के पंचायत या नगरपालिका के लिए एक सदस्य को चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल में हरियाणा की 60 सीटें जीती है तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुँचे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने के अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास न हो। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से भी रोक सकते हैं। अगर ऐसा है तो संसद के विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनावी क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए लोगों के लिए आरक्षित हैं तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 26 जनवरी 1919 की स्थिति ये सीट पूरी आबादी में इस समूह के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह से उचित हिस्से में कुछ नहीं लेती। कमजोर समूहों के लिए आरक्षित क्षेत्र की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय। क्या आप जानते हैं कि पंचायतों की तरह ही संसद और विधानसभाओं में भी
वर्ष 2023 में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय भारत का चुनाव है। ऊपर दिए गए नक्शे को देखिए, निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। आपके राज्य और इसमें 2 पड़ोसी राज्यों के लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? किन किन राज्यों के लोकसभा के 30 से ज़्यादा निर्वाचित क्षेत्र है? कुछ राज्यों में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों है? कुछ निर्वाचित क्षेत्रों में इलाके के हिसाब से छोटे और कुछ बड़े क्यों हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश में बिखरे हैं, कुछ इलाकों में इसकी संख्या ज़्यादा है। कुल क्षेत्र 543, सामान्य 412, आरक्षित है 84 और अनारक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, अनुसूचित जाति के लिए 84 ग्रीन से दर्शाया गया है। अनुसूचित जनजाति और आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए जो रेड से दर्शाया गया है यहाँ पे पूरा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ। आंध्र प्रदेश में 25 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 14 है, बिहार में 40 निर्वाचन क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उत्तर 80 है, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42, अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादर नगर हवेली में 1 है, दमन और दीव में 1 है, दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है और पुडुचेरी में 1 है। निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। मतदाता सूची एक बार जब निर्वाचित क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव की काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। हर एक मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा और कोई कम, एकदम अशिक्षित, कोई भी बस बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज के योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उसके ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसा बेहद खास स्थितियों में होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनाने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके में बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पुनः नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के फोटो पहचान पत्र नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देते जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र के साथ रखना होता है, जिससे किसी एक वोट को दूसरा न डाले। पर मतदाता के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन हमने ऊपर
देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी देश के चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकार हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी निर्वाचन नामावली 2019 बिहार का दिया हुआ है। लोकसभा क्षेत्र में संख्या, नाम आरक्षित पूर्वी चंपारण, मोतिहारी सामान्य विधानसभा क्षेत्र भाग 1। ये वोटर ID। अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन पाबंदी भी बहुत कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयनों को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने की इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना होता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है और प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। उम्मीदवारों का शैक्षणिक योग्यता। जब देश के सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की तरह सबसे बड़ी योग्यता यह है कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसका परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी, तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षणिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्तें लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतांत्रिक का मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए BA, BCom या BSc के स्नातक डिग्रियों को भी अनिवार्य किया गया, तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने में अयोग्य हो जाएंगे। उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत क्यों होती है? भारत में चुनावी प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए। इनके सही जोड़े बनाए सिद्धांत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चुनावी प्रणाली की विशेषता: हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता होता है। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व। 18 और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार। खुली राजनीतिक प्रतिनिधित्व। सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी। एक मत एक मोल। अनुसूचित जनजाति जातियों के सीटों के लिए आरक्षण। चुनाव अभियान। चुनावों के मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद प्रतिनिधियों, सरकार व नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों को अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और TV चैनलों पर चुनाव से जुड़ी
खबरें और बहसें भी होती है, पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। चुनावी अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। आइए विभिन्न चुनावों के विभिन्न दलों को उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी 1971 में लोकतंत्र चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो 1971 में दिया गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी हटाएगी। और 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने दिया था। पार्टी ने आपातकालीन के दौरान इस हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया है। 1977 में वामपंथियों ने जमीन जोतने वालों का नारा दिया है। 1883 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। एन.टी. रामाराव ने 1983 में तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। पिछले लोकसभा चुनाव में आपके चुनाव क्षेत्र में चुनाव अभियान कैसे चला था, उम्मीदवारों और पार्टियों में क्या क्या कहा और क्या क्या किया, इसकी सूची तैयार कीजिए। मतदाताओं को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचित क्षेत्र में 25 लाख, विधानसभा चुनाव 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। अगर वे इनमें से किसी मामले में दोषी पाए तो चुने जाने के बाद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इस कानूनों के अलावा हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार आदि आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों के चुनाव में उपयोग, चुनाव की आधी घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले, लोगों के सुविधा देने वाले वादे नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना, चुनाव का आखिरी चरण, मतदाताओं द्वारा वोट देने। इन दिनों को आम तौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाताओं सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल, किसी सरकारी इमारत से बना होता है। जब मतदाता केंद्र में जाता है तो चुनावी अधिकारी उसे पहचान कर उनकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदाता केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम चुनाव चिन्हों से अपने पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। अब मतदाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों, क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? भारत में चुनाव करवाने में बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 में लोकसभा में चुनावों पर सरकार करीब 3500 करोड़ खर्च के हिसाब के लगाया, तो मतदाता सूची के दर्ज हर नाम पर 40 रुपये करीब खर्च हुए। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च 30,000 करोड़ हुआ होगा, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस
खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस के 6 परमाणु पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3000 करोड़ है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में चर्चा करें। गुलबर्गा के चुनाव के परिणाम यहाँ पे दिया। आइए एक बार फिर गुलबर्गा के उदाहरण को गौर करें। सन 2014 में यहाँ कुल 8 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था। यहाँ के मतदाताओं की संख्या 7.21 लाख थी। इसमें से 9.98 लाखों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को 5.07 लाख वोट मिले। यह कुल पड़े मतों का 50.82% था, लेकिन बाकी किसी की उम्मीदवारी से ज़्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र का सांसद निर्वाचित घोषित कर दिया। गुलबर्गा लोकसभा चुनाव क्षेत्र 2014 का परिणाम यहाँ पे दिया हुआ है। कौन किस पार्टी से यहाँ पे दिया हुआ है, उम्मीदवार, पार्टी और मिले वोट और वोटों का प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है। जीडी सागर जो जनता दल से है, इनको इतने वोट मिले थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। दन्नी महादेव भी बहुजन पार्टी से है। रेव्यू नायक बेलमंगी भारतीय जनता पार्टी से है। और बीटी ललिता नायक आम आदमी पार्टी से है। एसएस शर्मा एसएसयू से है। शंकर यादव राम निर्दलीय पार्टी से है। नोटा नन ऑफ इतने वोट मिले थे नोटा को, देखिए किसी ने नहीं सेलेक्ट किया था। अपना मत डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? क्या चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि किसी व्यक्ति को डाले गए मतों के आधे से अधिक अंक मिले? के नाम मतदाता केंद्रों और मतगणना केंद्रों पर पार्टी के उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद होते हैं? के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसे चुनाव चिन्ह के आगे बटन को एक बार दबा भर देना होता है। मतदाता हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र में सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेंट रहते हैं, जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतगणना एक ही तारीख पर होते हैं। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है कि वे इनकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन असली सरकार बनाने जा रहा है। इसमें कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन, कौन सा नहीं है। मतदाता की तारीख पहले मंत्री द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। एक उम्मीदवार ने वादा किया कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचित क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा। एक उम्मीदवार ने समर्थकों द्वारा मतदाताओं को एक मंदिर में ले जाकर उनसे उनकी उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाई। किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती हुए वोट के वायदे को लेकर कंबल बांटना। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? हम चुनाव में गड़बड़ी और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा होती रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश अखबारों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने, शासक दल का सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की मतदाता के लिए चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, इनमें से अनेक खबरें सही होती है। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखने से हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दे। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाए तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनाव धांधली के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर
सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसकी जांचने के लिए एक सरल तरीका यह देखना है कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र है या फिर सरकार या शासन पार्टी उन पर दबाव या प्रभाव बनाती है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है, क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोजन करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाकर लगभग पाना असंभव है। दुनिया के शायद किसी चुनाव आयोग को पहले भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचित आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए चुनाव नतीजों को घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया में संचालन के हर पहलू का निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों की पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने के आदेश दे सकता है। इससे सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों को तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधिक काम करते हैं। चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति क्यों है? क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई कि निर्वाचन आयोग सरकार प्रशासन की उनकी गलतियों के फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासन दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव न था। चुनाव आयोग 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। उच्च न्यायालय के चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं को रोक लगाने को कहा। बिहार में चुनाव के मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है। चुनाव आयोग के चुनावी व खर्च पर नकेल कसी। चुनाव आयोग एक और गुजरात दौरा चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे। चुनाव आयोग के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नज़र। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार। चुनाव आयोग 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने का आदेश दिए। राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार हो। चुनाव आयोग का एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। चुनाव आयोग इन सुर्खियों को ध्यान से पढ़िए और पहचानिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव प्रक्रिया में गुणवत्ता की जांचने के एक और तरीका यह दिखाना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। भारत और ब्रिटेन में मतदाता प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है। एक चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आम तौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों को असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह तो स्थिर है या ऊपर गया है। चुनाव का वर्ष 1991 से 1915 का दर्शाया गया है। ब्रिटेन को ये कलर दर्शाया गया है, ब्लू से भारत को दर्शाया गया है। 2015 तक आते आते देखें यहाँ से ऐसे चल रहा।
भारत और अमेरिका विभिन्न सामाजिक समूह का मतदान प्रतिशत की तुलना यहाँ पे की जा रही है। पहले ये पढ़ लेते हैं। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति में उल्ट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। मतदान का प्रतिशत यहाँ पे दर्शाया गया है। ऊंची पिछड़ी अनुसूचित जाति और जाति, गोरे, श्वेत और हिस्पैनिक सामाजिक समूह, जाति, जनजाति को दर्शाया गया है। स्रोत: भारत के आंकड़े, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 और CSDS अमेरिकी आंकड़े, नेशनल इंडेक्स स्टडी 2004 यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से लिया गया है। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों में दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में वोट डालने का आपको क्या लगता है कि आपके वोट से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। 67% ने दिया है वोट। राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2024 का ये 2004 का ये रिपोर्ट में दिया हुआ है। 67% बोलते हैं फ़र्क पड़ता है, 18% नहीं पड़ता है, पता नहीं 15 को। 4 साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 में चुनाव के 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं की चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की है। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 में दर्शाया गया। चुनाव वर्ष 1996 में 8 है, 1998 में 13, 21, 32 होता गया 2004 तक। खुद करें खुद सीखें। अपने परिवार के जो सदस्य मतदाता है उनसे पूछें कि उन्होंने पिछले लोकसभा विधानसभा में वोट दिया था या नहीं। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो उनसे इसका कारण पूछिए। अगर उन्होंने मतदान किया हो तो उनसे पूछिए कि उन्होंने किस पार्टी और किस उम्मीदवार को वोट दिया और क्यों। उन्हें यह भी पूछिए कि क्या चुनावी सभा में, रैली में शामिल होने जैसी किसी चुनावी गतिविधि में उन्होंने हिस्सा लिया था। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के आखिरी पैमाने उनके नतीजे होते हैं। अगर चुनाव संसद और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत के शासन दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों तक भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी है। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ के अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी का चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती। इस बातों को हम इन सरल निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। संभव है कि हर निर्वाचित क्षेत्र पर यह बात लागू न हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस समान नियम को थोड़े बहुत अपवाद है और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसला करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वास्थ्य विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदानों में सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने का विकल्प भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। ज़्यादा
रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत जाएंगे यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थितियां दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदार को ही टिकट दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस कार्टून में एक नेताजी को संवाददाता सम्मेलन से बाहर आते हुए दिखाया गया है और वे भाई भतीजावाद के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या भाई भतीजावाद कुछ राज्यों और पार्टियों तक ही सीमित है? चुनावी अभियान शीर्षक वाला यह कार्टून लातीनी अमेरिका के संदर्भ में बना है। क्या यह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों पर भी लागू होता है? कार्टून बूझे। क्या यह कार्टून वोट के पहले और बाद में मतदाता की स्थिति को दिखाता है? क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही होगा? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब ऐसा न हुआ हो? टुडे टुमारो। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनावी मैदान के बाहर करने और बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ के परिवारों का जोड़ है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियाँ और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। ये चुनौतियां भारत के लिए नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों को भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनावी प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनावी सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? ये भारतीय चुनावों के बारे में कुछ तथ्य है। इसमें से प्रत्येक पर टिप्पणी करके ये बताइए कि हमारी चुनावी प्रणाली की शक्तियों को बढ़ाती है या कमजोरों को। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 12% है। चुनाव कब होंगे इसके बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार से नहीं सुनता। 16वीं लोकसभा के 440 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे जनादेश मंजूर है। चुनावी धांधली। चुनाव में अपने वोटों बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को पार्टियों द्वारा दिए जाने वाला गड़बड़ या फरेब। इसमें से कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे वोट डाल दिए जाने, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारों को डरा धमकाकर रिश्वत देकर उम्मीदवारी के पक्ष में काम करना जैसे शामिल है। चुनावी धांधली। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? एक खास भौगोलिक क्षेत्र में मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता। चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को चुनाव आचार संहिता कहते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिज्ञा। हम भारतीय नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ण, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपके विद्यालय में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता नेशनल वोटर डे कैसे मनाया? आप NVD प्रतिज्ञा ली। 2016 में 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ से गुजरते हुए भारत के निर्वाचित आयोग की झांकी का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है।